ओके एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या पढ़ा था? 4 P's। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्शन। इसमें 3 आपने ऐड करवाए थे, पीपल, प्रोसेस, गुड गुड। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट करा था, राइट? उसमें हमने पहला मार्केटिंग का टाइप पढ़ा था, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो नहीं आए थे उनके लिए बता देते हैं, जहां इंटरनेट का यूज हो गया। एक मिनट, हाँ, आई थिंक मैंने इसको ऑन नहीं करा है। तो जहां इंटरनेट का यूज हो गया, पहले से ही ऑन करना शुरू कर दिया। हाँ, आप ही को बोल रही हूँ, जागो ग्राहक जागो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जहां पर इंटरनेट का जहां काम शुरू हो गया, यूज आना शुरू हो गया, वहां डिजिटल मार्केटिंग शुरू होती है। ठीक है, हमने उसमें पहले पढ़ा था, उसके कुछ सब टाइप्स पढ़े थे। दैट फर्स्ट वन वाज SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है इसमें? SEO क्या होता है ये? यस, पहली वेबसाइट जो आती है, कैसे आती है? वो कोई रैंडमली तो नहीं आती है, राइट? उनको पेमेंट किया जाता है, या तो फिर उनकी जो रैंकिंग रहती है, उनके जो रिव्यूज रहते हैं, उसके बेसिस के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर प्रायोरिटी पे रखते हैं, एंड देन कंज्यूमर्स जो है वो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके लेते हैं डेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक PPC, पे पर क्लिक। पेपर वाला पेपर नहीं, कागज वाला, पे पर क्लिक। ठीक है, पे पर क्लिक क्या है? वो हम रैंडमली कोई भी एडवर्टाइजमेंट यस लगाते हैं, 10 सेकंड क्लिक करेंगे उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। यस। क्यों हम इतनी सारी वेबसाइट जब यूज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे एड्स आते रहते हैं, फ्लैश होते रहते हैं, ऊपर भी फ्लैश हो रहा है, साइड में भी, नीचे भी हो रहा है। क्यों होता है? और फिर वो जब हमें बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है तो हम उसको क्लोज करने जाते हैं, तो गलती से कभी कभी क्लिक भी हो जाता है। तो जैसे ही वो क्लिक होता है, उनको यही चाहिए रहता है कि हम उनके एड पर जाएं, हम उनका एड विजिट करें। ठीक है, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो पैसा जो रहता है वो उनके अकाउंट में आ जाता है, कंपनी के अकाउंट में आता है। फाइन, ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एक सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आते हैं। व्हाट्सएप, इसमें भी मार्केटिंग होती है, सब जगह होती है। मिंत्रा के कपड़े इंस्टाग्राम पे भी रिकमेंड होते हैं हमारे, ट्विटर पे भी बहुत सारे एड्स आते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? जब सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है लोगों को रीच करने के लिए मार्केटिंग पर्पस से, तो वो एक टाइप है इसका मार्केटिंग का, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग का। फिर हमने पढ़ा था एक ईमेल मार्केटिंग, इसी का। कोल्ड ईमेल्स भेज देते, जैसे आप लोगों के पास भी ईमेल्स आते हैं, है ना? उसमें मेरा भी ईमेल आ गया, जैसे, और मेरे को आया मीशो से। तो ईमेल मार्केटिंग, अब वो क्या, ईमेल मार्केटिंग में आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो वो आपके डेटा लेकर आपको ईमेल करते हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके डिस्काउंट्स के बारे में, उनके ऑफर्स के बारे में, और ये रिझाने के लिए किया जाता है कि ऑल्दो हमने उसके कंज्यूमर, ऐसा भी होता है कि हम रजिस्टर करके छोड़ देते हैं वेबसाइट, उसके परचेजर नहीं बनते किसी भी प्रोडक्ट के, बट कभी कभी ये होता है कि उसी डेटा का वो यूज करके आपको रिझाने की कोशिश की जाती है कि अब हम नई चीज ये लेकर आए हैं तो आप ये खरीदिए, ऐसा करके हम इतना ऑफर दे रहे हैं आपको, प्रीमियम ऑफर ले लीजिए 40% ऑफ, ये सब चीजें आती है। ठीक है, तो वो ईमेल मार्केटिंग में आता है। फिर कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में हमने देखा था, एग्जाम्पल लिया था ब्लॉग्स का, यूट्यूब ब्लॉग्स जो बनते हैं। मैंने लड़कियों के लिए बताया था कि लड़कियां जो ब्लॉग्स बनाती तो वो बताती है कि आज मैंने ये फाउंडेशन यूज करा है, आई हाईली रिकमेंड, इट इज वेरी पिगमेंटेटेड, ये पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। और लड़कों के लिए जैसे टेक गुरु है, तो टेक गुरु वो अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज देते हैं, है ना? उनको पेमेंट किया जाता है कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का पॉजिटिव रिव्यू दो, ताकि कंज्यूमर रीच जो है वो ज्यादा बन सके, हमारी लीड जनरेशन हो सके।
क्योंकि एक यूट्यूबर की मिलियंस में फॉलोअर्स भी होते हैं, व्यूज भी होते हैं उन लोगों के बहुत सारे, इजंट इट। और एक प्रोमिनेंट यूट्यूबर जैसे गौरव तनेजा, सब लोग जानते होंगे, है ना, फ्लाइंग बीस्ट, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो क्या बोल रही थी मैं कि इन लोगों का जो एवरेज, ऑन एन एवरेज व्यूज होते हैं वो लाख में जाते हैं, 3-4 लाख लोग देख रहे हैं उनका कंटेंट। तो अगर वो लोग देख रहे हैं और उनने किसी एक प्रोडक्ट का नाम भी अपनी वीडियो में ले लिया तो 3-4 लाख लोगों तक उनकी पहुंच हुई है। कैन यू इमेजिन? अब उनसे कितना वाया 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 लोगों तक पहुंचेगा। सो दिस इज हाउ मार्केटिंग इज डन थ्रू कंटेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक और वाला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स सबको पता है, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ आई हुई है ना। वो हर कोई आजकल बोलता है आई एम एन इन्फ्लुएंसर। आई मीन ठीक है, no personal comments, but they are earning more than us. They are earning because they show the product so beautifully, or they present the product so beautifully among the consumers कि लोग मजबूर होते हैं उसको खरीदने के लिए, है ना। हम जैसे लोगों को अगर बोल दिया जाए कि आप जाके उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके आइए, इन्फ्लुएंसर बन के आइए, मुझे उस इन्फ्लुएंसर बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो लोग एक झटके में नहीं बने हैं, उनको भी बहुत ज्यादा साल लगे हैं एक प्रॉपर बेस लेने में लोगों का, है ना। ऐसे रैंडमली कोई नहीं बन जाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओह, ये तो ब्लैक चल रहा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। Traditional marketing. Traditional marketing refers to offline or non-digital marketing techniques that have been used for decades, especially before the rise of the internet. जैसे मैंने कल ही बताया था कि ये तो था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जब इंटरनेट का उजागर हुआ तो हम मार्केटिंग करने लग गए उसका उपयोग करके, पर उससे पहले भी तो होती थी मार्केटिंग। उससे पहले भी तो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे, लोगों तक पहुंचते थे, तो वो कैसे होता था? उस तरीके की मार्केटिंग को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जब इंटरनेट का यूज नहीं था, इंटरनेट का यूज नहीं किया गया मार्केटिंग पर्पस के लिए, हम ऑफलाइन जाके हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं या लोगों को अवेयर कर रहे हैं या उनका इंटरेस्ट बना रहे हैं हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, दैट कम्स अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग देख लेते हैं, जैसे टेलीविजन या फिर रेडियो एडवर्टाइजिंग। इसमें इंटरनेट की यूज नहीं थी, है ना। ये लोग क्या यूज कर रहे हैं? नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं, है ना, सैटेलाइट नेटवर्क्स, इजंट इट। रेडियो में भी पहले विविध भारती बहुत चलता था, शायद किसी ने सुना हो कभी। मैंने इसलिए सुना है क्योंकि हमारे घर के उधर एक प्रेस वाले अंकल थे, तो उनके हमेशा रेडियो बजता रहता था। तो मुझे मतलब बाय हार्ट हो गई थी वो ट्यून, इतनी सुनने में आती थी, विविध भारती, ऐसे ही बोलते हैं वो, नहीं लिटरली। तो दिस वाज द मीडियम फॉर डूइंग मार्केटिंग। रेडियोज यूज किए जाते थे। टेलीविजन पहले के जमाने में एक गांव में एक घर में ही होता था, तब टेलीविजन यूज किया जाता था महाभारत रामायण देखने के लिए, है ना। लोग घर में काम छोड़ के जाते थे वो पर्टिकुलर एक शो को देखने के लिए, बहुत भीड़ लगती थी। तो अब क्या, उसी टाइम पे वो लोग एडवर्टाइज करते थे अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उनको पता था कि अगर जो मार्केट में अभी चल रहा है सीरियल, उसके बीच में अगर हम लगा देंगे अभी कोई सा एड, तो लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि वो हटते नहीं थे टीवी सेट्स के सामने से। अनुपमा बहुत सारी फीमेल्स देखती हैं, अभी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मम्मीज जो है हमारी, दे वॉच अनुपमा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई थैंक गॉड मेरे घर में नहीं देखा जाता, बट पता नहीं क्यों देखा जाता है उसको, एंड बहुत प्रचलित है वो शो। ऑल्दो उसमें वो बता रहे कि सारी परेशानी उसी को है, शीज मतलब सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर रही है एंड शी इज डूइंग वेल इन हर लाइफ, बट उसी के बीच में बहुत सारे एड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस पर्टिकुलर शो से ज्यादा इंगेज्ड है फीमेल ऑडियंस, और वो फीमेल से रिलेटेड एड्स ज्यादा डालेंगे उस बीच
अभी ध्यान देना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इसमें तो हमारा टेलीविजन में तो नेट नहीं लगा, इंटरनेट नहीं लगा। अब स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, तो तब वो अलग तरीके के आपके पास आएंगे, जो एड्स होते हैं वो उस हिसाब से आएंगे। अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो नेटफ्लिक्स पे आपको दूसरी वेब सीरीज का वो ऐड दे देंगे बीच में, है ना। वो ऐसे प्रोडक्ट का नहीं दे रहे हैं, अगर देंगे भी तो वो ऐसा रहता है कि 10 सेकंड का रहता है एंड यू कैन स्किप, ठीक है। तो पहले के जमाने में जब इंटरनेट नहीं था तो टेलीविजन, रेडियो का उपयोग किया जाता था अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंट एडवर्टाइजिंग का उपयोग किया जाता था। प्रिंट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, ये सारी चीजें क्या थी, पब्लिश की जाती थी। पहले न्यूज़पेपर में पहले एक मैगजीन बहुत चलती थी, अरे क्या नाम था उसका, अरे अभी देख लो वो रसरंग आता है दैनिक भास्कर के साथ, ये उसमें सारी कहानियां, नुस्खे, एक्सरसाइजेस और बहुत सारी चीजें, जोक्स, ये सब लिखा रहता है। बाल भास्कर पहले बाल भास्कर बहुत आती थी, हमने कलेक्शन कर रखा था पूरा प्रॉपर, लाइक मी एंड माय सिबलिंग्स वी हैड अ कलेक्शन ऑफ बाल भास्कर। हाँ टुक टुक की कहानी, भाई बहुत मजा आता था। वो हमारा सोर्स ऑफ मीडियम था एंटरटेनमेंट का, और उनको पता था कि ये चीज बच्चों तक पहुंच रही है, तो वो उसमें बच्चों से रिलेटेड एडवर्टाइज करते थे। वो टॉयज का फोटो भेज देना, चॉकलेट्स का बता देना कि ये बच्चे इसके कंज्यूमर्स हैं ज्यादा, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस को भी ध्यान रख के किया जाता था, मीन्स ऑफ मीडियम अपनाया जाता था। ओके, ये था प्रिंट एडवर्टाइजिंग इस ट्रेडिशनल के अंडर, इसी के अंदर था। लिख सकते हो टाइप जो है इसका, प्रिंट एडवर्टाइजिंग। इसमें हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्रोशर्स ये सब ऐड कर सकते हैं, फाइन। यस, इवन बिलबोर्ड्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े वो लगे रहते हैं, बैनर्स जो लगे रहते हैं ना, उसको भी हम प्रिंट मीडिया के अंदर ही लेकर आते हैं, प्रिंट एडवर्टाइजिंग के अंदर। आप कभी यहाँ से कहीं दूसरी तरफ जा रहे होंगे, जैसे अभी पूरे रास्ते पर श्री राम ज्वेलर्स हर जगह लगा हुआ है ना। ये क्या है, ये बिलबोर्ड्स उन्होंने यूज करा है, ये उन्होंने प्रिंट एडवर्टाइजिंग का तरीका पूरे शहर भर में लगा दिया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इन बाफना पार्क श्री राम ज्वेलर्स का ये, आई विजिटेड समवन्स प्लेस एंड देन मुझे वहां पर दिखा कि अरे ये तो वहां इतनी दूर भी लगा रखा है इन लोगों ने, सेंट पॉल्स की तरफ। मतलब गजब आदमी है यार, ये तो बहुत पैसा लगा दिया इसने, ऑल्दो आई नो दैट पर्सन एज वेल। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं प्रिंट एडवर्टाइजिंग के बाद था डायरेक्ट मेल मार्केटिंग। डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, एक जो ऊपर हमने मेल मार्केटिंग पढ़ा वो क्या था, कोल्ड मार्केटिंग था। मतलब कोल्ड मेल मार्केटिंग, आप किसी को भी कैसे भी अपने मेल्स कर रहे हो, इसमें आपके पास प्रॉपर डेटा है एक इंडिविजुअल का, आप उसको उससे रिलेटेड कर रहे हो। सपोज अगर मैंने कोई NPTEL का कोर्स ले रखा है, एक स्वयं का जो होता है, उस पर मैंने कोर्स ले रखा है, अब वो मुझे डायरेक्टली मेल करते हैं उनके कोर्सेज के बारे में कि अब हमारे यहाँ IIT मद्रास में ये नया कोर्स आया है, ये इशू हो रहा है, आप लेकर पढ़िए। हमारा न्यूज़ लेटर जो वो लोग हमेशा पब्लिश करते हैं वो मुझे सेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास मेरा ऑथोराइज्ड डेटा है, मैंने खुद ने दे रखा है। ठीक है, दो तरीके के डेटा होते हैं, एक डेटा होता है जो लोग खरीद लेते हैं दूसरी जगह से। हमने बहुत सारी जगह पे रजिस्ट्रेशन, हमारा नंबर हम लोग कहीं भी सेफ नहीं है, हमने अपनी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा रखी है सबने, नहीं, दिस इज ट्रू। बिना रीड करे हम टर्म्स एंड पॉलिसीज एक्सेप्ट करते हैं, करनी ही पड़ती है बिकॉज वो आगे नहीं बढ़ता है पेज, है ना। तो अब क्या, ऐसे में वो लोग जो वेबसाइट्स है उन्होंने अपना डेटा स्टोर कर रखा है, तो जब दूसरी कंपनीज को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो पे करते हैं उस कंपनी को और वो डेटा लेते हैं। दूसरा मैं आपको रियल वाला बाद में बताऊंगी, एक अभी नहीं बता सकती। ठीक है, क्योंकि आई नो दिस इवन, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना। डायरेक्ट मेल मार्केटिंग। फिर इसके बाद आता है एक टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग का सब लोगों ने सुना होगा। पता है डायरेक्ट मेल मार्केटिंग में एक और चीज आती है कि हम डायरेक्टली कैटलॉग्स लेकर जाते हैं। कैटलॉग पता है सबको क्या होता है?
कैटलॉग, जैसे साड़ी की दुकान पे जाते हो तो एक कैटलॉग दिखाते हैं, है ना, नमूना जो होता है, नमूना इंसान का नमूना या नमूने, वो वाला नमूना नहीं 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 नहीं, हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी मटेरियल की या फिर किसी प्रोडक्ट के कैटलॉग की, ठीक है। जब जब कोई इंडिविजुअल कैटलॉग्स लेकर आ रहा है या पोस्ट कार्ड्स या फिर ब्रोशर्स, ये डायरेक्टली पीपल के घर पे भेजे जाते हैं, लोगों के घर पे, जैसे हम कोई समाज से जुड़े होते हैं तो उनका एक कैटलॉग होता है, एक किताब होती है जो पब्लिश होती है हर महीने या हर 3 महीने में, ऐसे मतलब वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो वो क्या है, वो समाज वालों के घर पे पहुंचती है, उसमें समाज वालों के बारे में भी लिखा रहता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एडवर्टाइज के भी लिखा रहता है कि अगर समाज वाले की ही शॉप है तो उसका एडवर्टीजमेंट लिखा रहेगा वहां पर, हमारी साड़ी की शॉप है, महेश्वरी साड़ीज, पता नहीं क्या 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 क्या, ये सब लिखा रहता है। ये क्या है, ये कैटलॉग्स है, ये डायरेक्ट मेल मार्केटिंग है इस तरीके की। जब जब कैटलॉग्स या ब्रोशर्स इंडिविजुअल्स के घर पे पहुंचाए जाते हैं तब तब इसको कहा जाता है डायरेक्ट मेल मार्केटिंग। यहाँ पर हमारा मेल का उपयोग नहीं किया गया है, इंटरनेट का उपयोग नहीं किया गया, किताब भेजी गई है। याद रखना हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल में देयर इज नो यूसेज ऑफ इंटरनेट, ओके। देन इसके बाद था टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग सबको पता है क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज टेली? एग्जैक्टली, कॉल करके। टेली परफॉर्मेंस वाले लोग सब टीपी में काम कर रहे हैं आजकल, है ना। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं उनका पार्ट टाइम जॉब इसमें, उनकी पॉकेट मनी, जो बाहर से आते हैं लोग, इंदौर में भरमार है, भरमार। आप जाइए देखिए, कहाँ काम कर रहे हो, टीपी में, वो पिंक कलर का आईडी कार्ड लगा के घूमते हैं, आई नो। तो अब ये टेली परफॉर्मेंस टेली मार्केटिंग क्या होता है? टेली मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम हमारे पोटेंशियल कस्टमर से रीच करते हैं, जब हम हमारे पोटेंशियल कस्टमर से रीच आउट करते हैं ओवर द फोन टू सेल आउट आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दैट इज नोन एज टेली मार्केटिंग। हमारे पास SBI कार्ड, HDFC कार्ड, इन सब के फोन आते हैं। सुनिए, हेलो सर, मैं HDFC कार्ड से बोल रही हूँ, HDFC ब्रांच से बोल रही हूँ, फ्रीगंज ब्रांच से, पता नहीं क्या क्या, और क्रेडिट कार्ड हम सेल आउट करना चाहते हैं, आपकी लिमिट इतनी रहेगी 16,000 रुपए की, आगे बढ़िए, ऐसा ही करके। ये क्या है? टेली मार्केटिंग। जब फोन किया जाता है उनके कस्टमर्स को रीच करने के लिए, और वो ज्यादातर ऐसे कस्टमर्स को रीच करते हैं जिनकी उनको होप रहती है कि ये पोटेंशियल बन सकते हैं हमारे कस्टमर्स, मतलब कंज्यूमर्स बन सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के, ठीक है। तो दिस वाज द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट मार्केटिंग टाइप का, दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग। जिसको नींद आ रही है, जिसको भी, कृपया करके मुंह धो के आए, कृपया करके पानी पी के आए या घूम के आ जाए, लेकिन यौन ना करें क्लास में। जी साहब, चाय, समोसे, अरे तो चिमटी भी खोल सकते, चाय क्यों मंगवाओ, उसमें भी नींद खुल जाएगी। बहुत तरीके अपने पास नींद खोलने के। ओके एवरीवन, प्लीज यौन मत करो, थोड़ा ध्यान रखो यार, फिर मुझे भी आ जाएगा। यौन ऐसे ही होता है ना, एक दूसरे को देख के ही आती है, आलस फैलता है, एंड दिस इज साइंटिफिक। जो कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा आप चलो ठीक है, बाद में बताएंगे। हाँ नहीं नहीं, वो टॉपिक से अलग था थोड़ा सा। इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? जिसकी कोई सीमा ना हो। अच्छा ठीक है, सीमा मार्केटिंग की कैसे सीमा सेट की जा सकती है? एनीवन एल्स? एक दूसरे को बता
बाउंड्री तो इसके बाद से सीमा रहेगा अपने ऑडियंस। इज इट सो? देखो, इनबाउंड मार्केटिंग में ये होता है कि हम मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग हम चेंजेस लेकर आते हैं। लेकिन हम उनको ये फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है उसको परचेस करो या हमारा सर्विस जो है उसको लो। हम उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करते हैं, तो वो सेटिस्फाई होता है, तो वो मार्केटिंग हो जाती है हमारी। आप समझ रहे हो? वॉशिंग मशीन खरीदी अपन ने, है ना, खराब हो गई, आपने सर्विसेज के लिए कॉल करा कॉल सेंटर पे, उसके सर्विस सेंटर पे, राइट। अब क्या, वो जो सामने वाला होगा वो तुरंत आपको एक बंदा भेजेगा और वो सारी प्रॉब्लम्स जो रहेगी आपकी मशीन से रिलेटेड उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। आपकी जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपका एक्सपीरियंस भी अब सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, ठीक, इजंट इट? तो अब आप नेक्स्ट बंदों को अगर कभी किसी को रिकमेंड भी करोगे तो आप बोलोगे कि वीडियोकॉन की जो आती है मशीन ले लो क्योंकि उसकी सर्विसेज अच्छी है। दिस इज इनबाउंड मार्केटिंग। जब आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और चेंजेस लेकर आते हैं और आंसरेबल होती है एक कंपनी टू द क्वेश्चंस ऑफ द कस्टमर्स, दैट कम्स अंडर इनबाउंड मार्केटिंग। क्लियर है कि नहीं? कुछ अगर आप लोगों को ये ना समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं, उपभोक्ताओं पर उत्पादों को थोपने के बजाय यह सामग्री के माध्यम से उन्हें आकर्षित करती है, उनकी समस्याओं का हल करती है और उनके सवालों को जवाब देती है। क्लियर है? अब इनबाउंड मार्केटिंग की कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग्स, ई बुक्स, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें आ जाती है। पॉडकास्ट से भी लोग उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बताते हैं। जैसे फाइनेंस का कभी किसी का पॉडकास्ट देखना, वो बताते हैं कि एक इंडिविजुअल जो 21 साल का इंसान, नया नौजवान इंसान है, उसको अभी से क्या अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए कि आने वाले समय में उसको इन फ्यूचर 1 करोड़ रुपए मिल जाए, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू जो अभी है वो फ्यूचर में आने वाले 40 या 50 साल, तो बहुत ही ज्यादा बोल रही हूँ मैं, जब हम 40-50 के होंगे तो तब वो 60 करोड़ या 70 करोड़ की वैल्यू, 70 लाख की वैल्यू पे आएगा वो। सो अभी का 1 करोड़ उस समय जब हम 1 करोड़ कमाएंगे तो वो 70 लाख का मूल्य रखेगा सिर्फ। दिस इज टाइम वैल्यू मनी। तो ये क्या है? ये पॉडकास्ट के थ्रू या फिर ऐसी वीडियोस बनाई जाती है कि प्रॉब्लम्स से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को, उसको एड्रेस किया जाता है और फिर उसको आंसर किया जाता है। दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग। वो बंदे को क्या मिल रहा है ये आंसर करके? उसकी भी तो कोई फर्म होगी, और कोई ऐसे ही जो दिमाग से पैदल इंसान से तो पूछेंगे नहीं कि फाइनेंसेस कैसे क्लियर करने हैं, किसको कैसा पर्सनल फाइनेंसेस या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना है ना। कोई CA, CMA, CFA, ये सब जो होते हैं, इन लोगों से ही पूछा जाएगा, है ना। तो क्या है ये चीज? वो भी अपनी फर्म का कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। फिर ये तो कंटेंट क्रिएशन। फिर सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी होता है। अगेन SEO जो होता है वो भी यूज किया जाता है इसमें। लीड नर्चरिंग थ्रू पर्सनलाइज्ड ईमेल वर्कफ्लोज ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जैसे अमेजोन जो है, अमेजोन पे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती होगी, है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली तो नहीं, लेकिन उनको पता है कि अगर इस तरीके की कंप्लेन आएगी तो हमें बल्क में कैसा ईमेल करना है, उनको क्या रिप्लाई देना है, पहला रिप्लाई क्या होता है। दे डू नॉट मेक इट लाइक बार बार कस्टमाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन रिव्यू जरूर करेंगे एक एक बार। तो कभी कभी कंटेंट रिव्यूज की भी पोस्ट निकलती है, कभी देखना, ये सारी चीजें होती है। तो दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग। अब इनबाउंड के बाद इसका अपोजिट आएगा, दैट इज आउटबाउंड मार्केटिंग। Outbound marketing involves proactively reaching out to potential customers, often through more traditional or interruptive methods. अलग अलग तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से। ये क्या था? इनबाउंड। हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करा, जैसे पॉडकास्ट, वीडियोस, ब्लॉग्स, SEO, ये सारी चीजों का उपयोग किया, राइट।
यहाँ पर आउटबाउंड में हम उनको बार बार, उसमें मैंने बोला था कि हम फोकस, उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं कस्टमर को कि खरीदो 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 ना, इसमें हम क्या करेंगे, बार बार उसको फोन करेंगे, हम परेशान हो जाते हैं। SBI कार्ड या फिर दूसरे कार्ड्स, HDFC, एक्सेस, सबके नाम लूंगी मैं, तो ये सब लोग क्या है, बार बार सेल आउट करने के लिए हमें रीच करते हैं। हम बोल देते भैया नहीं जरूरत है, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, स्टिल वो उनका काम है तो वो कर रहे हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट कॉलिंग करते हैं, वो कस्टमर्स को फोर्स करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारी सर्विसेज लीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करिए, ठीक है। तो ये कभी कभी एक इंटरप्टिव मैथड्स अपनाने लगते हैं। इंटरप्टिव वही मैथड होती है जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में बाधित करने वाले तरीके, है ना, बाधित करने वाले तरीके। अब गोल क्या रहता है इनका कि कांटेक्ट करें रेदर देन वेट फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स टू फाइंड यू। वो ये सोचते हैं कि कस्टमर को हमारे तक आने की उनको जरूरत ना पड़े, हम उनको ढूंढ लेते हैं जल्दी। वो ऐसे वो चुलबुले बच्चे नहीं होते हैं जो शांति से नहीं बैठ सकते हैं, है ना, उनको मस्ती चाहिए रहती है, इधर उधर भागते रहते हैं, पकड़ के लाओ फिर कहीं ना कहीं उधर भाग जाएंगे, ऐसा करेंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पर इस तरीके की मार्केटिंग में भी होता है कि दे डू नॉट वेट फॉर द कस्टमर्स टू कम, उनको सब्र ही नहीं है, दे डोंट हैव दैट कामनेस। व्हाट दे थिंक कि मैं इतनी देर अगर उनका वेट कर रहा हूं तो वही टाइम में वहां उनको रीच करने में लगा देता हूं, मैं डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कर लेता हूं। तो ये क्या, इसलिए हम उससे उनसे इरिटेट हो जाते हैं। हमें क्या और उनको क्या, देखो उनका तो काम है ये करना, लेकिन इरिटेट कौन हो रहा है, एक कस्टमर इरिटेट हो रहा है। तो इसलिए इसको इंटरप्टिव मेथड्स बोला गया है, बाधित तरीके अपनाए जाना, ठीक है। जैसे इसमें आता है, पहला एग्जांपल है कोल्ड कॉलिंग। वही बात, कोल्ड कॉलिंग का मतलब ही यही होता है। क्या होता है कोल्ड कॉलिंग, किसी को भी रैंडमली फोन लगा देना, सर मैं ये बेच रही हूँ। लड़के लड़कियों को ऐसे नंबर ट्राई करते रहते हैं, कुछ आखिरी में चेंज कर देते हैं, लग गया रैंडम कोल्ड कॉलिंग, खुशी खुश, मजे ही मजे, बल्ले बल्ले, है ना, 2 गालियां पड़ गई वो बात अलग। तो ये क्या है, कोल्ड कॉलिंग, ठीक है। जब कोई कंपनी रैंडमली किसी को भी कांटेक्ट कर लेती है और बोलने लगती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, उनको बताने लगती है, वो होता है कोल्ड कॉलिंग। होता होगा सबके पास कहीं ना कहीं से कॉल आ जाते हैं, आया होगा किसी ना किसी के पास, बोल रहे हम ये बेच रहे हैं, अरे नहीं चाहिए भाई, हम बोले नहीं चाहिए भैया रखो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो आपने कहीं भरा होगा अपना डिटेल। एग्जैक्टली होता है ऐसा, ये हमारे साथ भी होता है भाई। अनअकैडमी भाई साहब दादा। तो आउटबाउंड में यही था कि टीवी रेडियो एड्स हो गए, ईमेल ब्लास्ट टू परचेस लिस्ट, ये सब ईमेलिंग कर दी, कोल्ड कॉलिंग हो गई, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग हो गई, ये सब क्या है, आउटबाउंड में आ रहा है जब हम फोर्स करने लगते हैं, और इनबाउंड में हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग है, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट marketing focuses on creating and sharing valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience। वही बात उन्होंने बोली कि कुछ हम वीडियोस बनाते हैं ऐसे, कुछ ट्यूटोरियल्स ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट डेवलप करते हैं कि वो सिर्फ अपने टारगेट ऑडियंस के लिए होती है। टेक गुरु, अगेन वही एग्जांपल, टेक गुरु टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं उनको, जिनको टेक एंथुसियास्ट जो होते हैं या टेक सेवी जो होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अपने पास रखना, तो ये क्या होता है, उनके लिए सिर्फ कंटेंट बनाते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं वो सिर्फ आपके करियर पाथ को बताने के लिए कंटेंट बनाते हैं। कुछ जो होते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बनाते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या है, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए। यूट्यूबर्स का क्या प्रोडक्ट हो सकता है,
उनके पास जो स्पॉन्सर्स आते हैं, जो कंपनीज आती है कि आप हमारा नाम लीजिए, वो इसीलिए कर बनाते हैं कंटेंट। इसलिए कभी आप देखना, कोई सी रील भी देख लेना, तो रील में भी कंटेंट आता है बीच बीच में, है ना। जैसे वो छोटी सी लड़की इंदौर वाली, अरे जीजी करके ऐसे बोलती है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। कोई सा और तुम लोग देख लेना, आरजे किसना, वो आरजे किसना पता है सबको? ओके बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वो अपने कंटेंट में एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं, ठीक है। स्टोरी बिल्डअप करने के बाद वो उस कंटेंट में अपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उनको पैसे भी मिल गए और ऑडियंस तक उस प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो गया, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग की, ये वही चीज है कि अलग अलग ट्यूटोरियल्स या फिर ब्लॉगिंग्स या फिर पॉडकास्ट या फिर वाइट पेपर्स एंड ई बुक्स, ये जो ई बुक्स आते हैं, इसमें भी ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो अवेलेबल होती है किंडल पे, ये सब चीजें जो रहती हैं, इसमें भी मार्केटिंग के तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। कंटेंट, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब लोग बहुत इससे वाकिफ है अच्छे से, है ना। नियो यार ऐसा मत करा करो तुम। हाँ मैंने नंबरिंग देखो, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट कह सकते हैं, हाँ। ये अब हमने अलग अलग उसको बाइफरगेट कर दिया है बस, और कुछ नहीं। नाम वही है, मतलब काम वही है, लेकिन बस नाम अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ पर इंटरनेट का यूज करा है। सोशल मीडिया में हम यहाँ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इन सब चीजों की बातें करते हैं, जैसे टिकटॉक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। टिकटॉक हमारे यहाँ बैन है लेकिन बाहर नहीं है। बाहर आप बाहर की वीडियोस देखो या फिर शॉर्ट्स देखो यूट्यूब पे, तो वो लोग यही बोलते हैं हमने टिकटॉक पे ये हैक देखा था। टिकटॉक वहां पर अभी भी बहुत प्रचलित है। वी इंडियंस नहीं यूज करते हैं बिकॉज उसको बैन कर दिया है, और बहुत अच्छी बात भी है, अच्छा ही है। तो बहुत कहाँ पर है, ऑलरेडी है। मौज, शेयर चैट, चिंगारी लो, ये देखो ये देखो, ये मेरे को तो नाम भी नहीं पता थे बता दिए तुम्हें, सब्स्टिट्यूट ही बता दिए। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी, जैसे लिंक्डइन भी होता है, सोशल मीडिया ही है वो भी, हाँ। पिंटरेस्ट भी यही होता है ना। पिंटरेस्ट पे बहुत एस्थेटिक चीजें मिलती है, मस्त। कभी आप लोग भी डालना, अच्छा लगता है। कोई बस रीच मिलती है और कुछ नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और पता है कभी कभी पिंटरेस्ट पे वो चीजें भी होती है कि आपने कोई सा प्रोडक्ट अमेजोन या मिंत्रा से खरीदा, तो उसको रिव्यूज जो आप रहते हो ना, लेकर डाल दो उस पे पिंटरेस्ट पे, तो कंपनी अमेजोन, मिंत्रा आपको पे करती है। ये एक तरीके के पैसे कमाने के तरीके हैं, आपको बता रही हूँ। तो ये सब तुम मुझसे बाद में पूछ सकते हो, क्लास के बाद में, आई विल लेट यू नो। ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे पता है, मैं बैठ जाऊंगी वहां पर। तो सोशल मीडिया में जब हम ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट या फिर टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब को यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, तब इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं। ये हाईली इंटरैक्टिव इन नेचर होते हैं। लोग आजकल, यूथ ज्यादा इसकी कंज्यूम कर रही है, ऐसे मीडियाज की, है ना। हम सब कहीं ना कहीं कोई मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये हाईली इंटरैक्टिव है। हम उसको बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी एबिलिटी रहती है कि डायरेक्टली ये कस्टमर से बात करें, अपने कस्टमर्स को शेयर करें, अपना कंटेंट ऐड के थ्रू कर देते हैं वो लोग, या फिर एक कम्युनिटी बना देते हैं। हम लोग ने व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी, अब आजकल एक फीचर आ गया है। ये क्या है? ये यही सब है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग।
फिर इनकी की स्ट्रेटेजीज होती है कि पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। फिर ऑर्गेनिक कंटेंट, पोस्ट स्टोरीज, जैसे हमारे सेलिब्रिटीज पोस्ट करते तो उनको पैसा मिलता है। विराट कोहली एक पोस्ट करेगा तो उसको करोड़ों में पैसे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पैसा देता है उसको। वो ऑल्दो अपनी पर्सनल लाइफ की भी पोस्ट कर रहा है तो भी उसको इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं उसके कारण। आप समझिए, है ना, ये होता है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। आप अपने दिमाग को थोड़ा खोलिए, आप सोचिए कितनी बड़ी चीजें हैं दुनिया में करने को। एक स्टार बन जाओ तुम, बस तुम्हारे पास पैसा ही पैसा। बिल्कुल, कितने ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब लोग जो होते हैं सोशल मीडिया पे इतने अच्छे एक्टिव हैं ये लोग, और इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। मैंने एक फीमेल आईएएस का देखा है, शी इज सो गुड, मुझे नाम याद नहीं है, बट मैंने उनका कंटेंट एक बार बहुत अच्छे से स्टॉक करा था उनको मैंने। तो मतलब शी इज सो गुड इन एवरीथिंग। शी इज एन आईएएस एंड स्टिल शी इज एथलीट भी है, वो मैराथन रन करती है। शी ट्रैवल्स अलॉट, वो ट्रैवलिंग भी करती है, अपने शौक भी पूरे कर रही है, साथ साथ में वो पोल डांस भी सीख रही है। Can you imagine how hardworking she is? And she is inspiring others as well कि तुम आईएएस के साथ साथ अपनी ये चीजें भी कर सकते हो पर्सनल लाइफ। पीपल से आप इतने यंग कैसे प्रोफेसर बन गए? भाई दैट इज माई पर्सनल लाइफ इफ आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, बट प्रोफेशनली तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। मैनेज करना, दिस इज हाउ इट डिफर्स। आप कैसा कंटेंट दे रहे हो। आप अगर बड़े सेलिब्रिटी, मतलब आईएएस आईपीएस भी सेलिब्रिटीज ही होते हैं। हमारे यहाँ सचिन अतुलकर भी एक सेलिब्रिटी बन के आया था, लोग, लड़कियां पागल थी उनके पीछे बिकॉज ऑफ हिज लुक्स तो क्या गोरा था बस, जबकि ऐसे इतनी टाइट बॉडी, टाइट वर्दी पहनना इज नॉट अलाउड। वो तो शो ऑफ कर रहा था बंदा। हाँ ना, तो ठीक है, हमारे पापा भी मेजर है। हाँ, हमारे पापा भी मेजर है भैया, ऐसे ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, मजाक कर रही हूँ मैं। ऑल्दो माई फादर इज इन डिफेंस, दिस इज ट्रू, एंड ही इज अ मेजर, स्टिल मैं नहीं बोल रही उस चीज के बारे में, बट हाँ ठीक है ना, है तो है। सो ट्रेनिंग पूरा होता है, उसके बाद बहुत होता है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया को यूज नहीं कर सकते, उसका वायलेशन करते हैं। वो करना पड़ता है, आज की तारीख में हर किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप कैसे अपनी चीजों के बारे में बोल पाओगे लोगों को। और आई डोंट थिंक कि आज की तारीख में कोई भी आईएएस आईपीएस होगा जो सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा है। आप 80s के बैच, 90s के बैच देखो, वो लोग भी कर रहे हैं, एंड वो लोगों का नॉलेज लेवल इतना सही है। आप ट्विटर बहुत इंटरैक्टिव है, पता है, ट्विटर पे आप कोई भी क्वेरी डालो किसी भी आईएएस से, वो अगर एक्टिव है तो वो आपको रिप्लाई जरूर करेगा। अब तुम फालतू की लिखोगे कोई भी चीज तो वो नहीं करेगा, वो ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक सिटी है, एक एरिया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, वो मेंटेन कर रहा है। तो वो ये तो नहीं है कि किसी की भी बकवास का जवाब देता रहे, है ना। वो जो सेंसिबल बातें करेगा, जिसको रियल में कुछ जानना है, क्वेरीज है उसकी, उसको आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या उसको अपना रोड मैप क्लियर करना है, उसको समझना है कि मैं अपने जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से लूँ, या फिर मतलब जो भी होता है वो सब क्या लूँ, तो वो जरूर आपको रिप्लाई देते हैं, बेट लगा लो देंगे। तो कभी ये सब चीजें अच्छे चीजों के लिए ट्राई करो, अच्छी चीजों के लिए रीच आउट करो, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। वो लोग अगर सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे कि आप क्या लेकर आ रहे हो अपनी सिटी में नई चीज है। हमारा अगर सिटी की बात करते हैं, कुछ भी आदेश आता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आ जाता है, एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, न्यूज का सबसे पहले पता चल जाता है कहाँ पर क्या हुआ, उज्जैन में या इंदौर में या जहां पर भी, है ना। तो ये क्या है, रीच आउट करने के तरीके हैं। रीच आउट, यहाँ पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल आउट नहीं करा, बट उन्होंने न्यूज को बताया, पोटेंशियल ऑडियंस को बताया। पोटेंशियल ऑडियंस कौन हुई? उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के रहवासी,
सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर इसके बाद आते हैं एफिलिएट या फिर एफिलिएटेड बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। Affiliate marketing involves partnering with individuals or businesses to promote products in exchange for a commission. सिंपल सी बात है, आप कुछ पर्टिकुलर बिजनेस से कोलैबोरेट कर रहे हो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। वेरी सिंपल। अगर कोई इस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए कोई सेलिब्रिटी को लेकर आ जाते हैं और वो प्रमोशन टेक्निक्स अपना रहे हैं, अपने कंटेंट में उनका नाम ले रहे हैं, या फिर हमने कोई ऐसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को हायर कर लिया है जो अलग अलग प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट्स बना रही है और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लेकर आ रही है, दैट इज एफिलिएटेड मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। अ ब्लॉगर हु राइट्स अबाउट ट्रेवल माइट एफिलिएट्स लिंक्स टू होटल बुकिंग वेबसाइट्स, है ना। हम ट्रैवलर्स जो होते हैं, मतलब जो ब्लॉग डालते हैं ट्रैवलिंग करने के, है ना, अलग अलग नई नई जगह घूमने के, तो वो क्या बोलते हैं, गाइज मैं इस होटल में गया था, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो के नीचे भी दे दी है, आप लोग देख लेना। दिस इज अगेन एन एफिलिएट मार्केटिंग। उसने कोलैबोरेट करा उस होटल से, उस पर्टिकुलर ट्रेवल एजेंसी से जहां से वो लोग गए घूमने। ठीक है, तो वो उसकी लिंक नीचे डाल देंगे कि आपने कंटेंट बनाया है, आप उस कंटेंट के साथ साथ आप नीचे लिंक भी डाल देना हमारी जगह की जहां पर आप रहे हो, आपने जहां खाना खाया है वहां की, गाइज यहाँ का बर्गर बहुत अच्छा था, द लिंक हैज बीन मेंशन्ड इन माय डिस्क्रिप्शन। देखा होगा आप लोगों ने ये, इसी पर्टिकुलर चीज में जब कोलैबोरेट कर लिया उनने किसी पर्टिकुलर कंपनी, बिजनेस, होटल, आप जो भी जहां पर भी जा रहे हो उससे अपने कंटेंट में उसको फिर मेंशन कर रहे हो, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। क्लियर है एवरीवन? फिर इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगेन मैं इसको नहीं लिख रही हूं, प्लीज, है ना, याद रख लेना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लिख लीजिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो रहता है, अगेन दे इन्वॉल्व कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स। ये इन्फ्लुएंसर्स से कोलैबोरेट होते हैं, पीपल हु हैव अ सिग्निफिकेंट ऑनलाइन फॉलोइंग, मतलब बहुत अच्छी तगड़ी फॉलोइंग है उन लोगों की। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, जन्नत जुबैर या फिर रीम शेख, ये लोग जो हैं इनकी अच्छी खासी ऑडियंस है। भारती लाफ्टर जो करती है ना, इन लोग, ये शी इज वर्किंग ऑन टेलीविजन, शी इज वर्किंग फॉर यूट्यूब, शी इज वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम, सब जगह से पैसा आ रहा है उसके पास, उसने बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग बना रखी है, तो इसलिए उसके पास प्रमोट करने के लिए एड्स आते हैं, डेटा कंटेंट आता है और वो डिलीवर करती है वो चीज और उसको पैसा मिलता है। वेरी सिंपल। ठीक है, पोस्ट करते हैं ये लोग, वीडियोस करते हैं, रिव्यूज डालते हैं अलग अलग चीजों का, जिससे कि इसमें फीचरिंग द प्रोडक्ट टू रेज अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग देयर फॉलोअर्स परचेसिंग डिसीजंस। वही बात है, वो अपने फॉलोअर्स के परचेसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं जो उनके फॉलोअर्स रहते हैं। अगर उनका 3.5 मिलियन फॉलोअर्स है तो उनमें से कभी ना कभी कोई ना कोई 1 मिलियन तो खरीद ही लेगा आदमी कोई प्रोडक्ट। 1 मिलियन नहीं तो 10,000 तो खरीद ही लेंगे, है कि नहीं? तो 10,000 भी खरीद लिया तो बहुत बड़ी बात है एक कंपनी के लिए, isn't it? So this is influencer marketing। फिर एक आता है अपना, इसके बाद इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है। 8 नंबर, अरे यार लिख देती हूँ तो मेरा वो खत्म हो जाएगा वरना। इन्फ्लुएंसर, अब मैं घसीटे मारूंगी, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, सॉरी, इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग क्या होता है? क्या होता है? इवेंट ऑर्गेनाइज करके मैम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। हम जैसे गरबे करने गए बहुत जगह पर, वहां पर अलग अलग बैनर लगे थे, रेड बुल, वर्जिन मैरी हाई स्कूल और
पता नहीं क्या क्या, श्रीराम ज्वेलर्स, ये क्या है? स्पॉन्सर्स हैं। ये उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं उस इवेंट पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बैनर वहां पर लगाया, अपने आप को बीच बीच में आके प्रमोट कर रहे हैं। होस्ट जो रहता है वो बोलता है दिस इवेंट हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय श्रीराम ज्वेलर्स। उनकी मार्केटिंग ही मैंने इतनी कर दी, ऑल्दो आई एम नॉट एट ऑल गेटिंग पेड, बोल बोल के। स्टिल एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, है ना। ये सब क्या है? स्पॉन्सर्स है। ये अपना पैसा लगा रहे हैं किसी भी इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, और वो इवेंट को कंडक्ट करने का इनका मोटिव ही यही रहता है कि उनके ब्रांड के बारे में लोगों तक अवेयरनेस हो, लोगों तक पहुंच हो, इंटरेस्ट उनका जागे। और ये लोग साथ साथ में कुछ गुडीज भी देते हैं उनको रिझाने के लिए। जैसे श्रीराम ने बोला था हम 5 गोल्ड कॉइन्स देंगे, दिए थे, मेरी फ्रेंड को मिला था, ठीक है, दिए थे। ये क्या है? ये रिझाना हुआ। गोल्ड कॉइन इतना बड़ा गोल्ड कॉइन नहीं था, वो इतना सही था, मेरे नाखूनों के बीच का, तो भी गोल्ड तो गोल्ड होता है भाई, ठीक है। ये क्या है? ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं ऐसे इवेंट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इवन जो ये ऐसे गरबा इवेंट्स या ट्रेडिशनल हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, इनको भी स्पॉन्सर किया जाता है अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा फॉर मार्केटिंग पर्पस, ठीक है। ये था एक हमारा इवेंट वाला। फिर एक आता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। सबको पता है ये क्या होता है ना? क्या होता है? हाँ जी, सही बोला आपने। जब हम कस्टमर्स को रेफरल्स या रिकमेंडेशंस देते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, फीडबैक के अकॉर्डिंग, दैट कम्स अंडर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वेरी सिंपल। हाँ जी, बस वो ट्रेन में तो ये वर्ड नहीं, वो अलग है। वो अलग है। अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे किसी शॉप से कुछ खरीदा आपने और मेरा हमसे पूछता है कि क्या है, तो फिर वो मांगते हैं कि हाँ बहुत उनकी सर्विस अच्छी है, उस पे जाओ, या मान सर्विस अच्छी है, इस तरह ये आपने एक्सपीरियंस करा, एक कस्टमर आप पहले बन चुके हो, आपने वो प्रोडक्ट परचेस कर लिया, उसको यूज करा, फिर आप सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब आप दूसरों को बताते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सामने वाला का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है उससे। दैट इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ठीक है। जैसे मैं अभी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर ज्वेलर्स का, आई एम नॉट एट ऑल गेटिंग पेड फॉर दैट, बट मेरी फ्रेंड को सिक्का मिला तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उसको सबके बारे में बोला, ठीक है। अगेन मैंने कुछ पर्पस से ही वो चीज बोली थी, ठीक है, तो इसीलिए बता रही हूं मैं। दिस इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। फिर ये लोग डेलिबरेटली ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, रिफरल प्रोग्राम्स अपनाते हैं। आप रिफर करिए तो आपको, अब जैसे कंपनीज में रिफर होता है ना, एम्प्लॉयज एक दूसरे को रेफर करते हैं, या कोई अपना बच्चा कोई अपना बंदा जो है वो कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि मुझे रेफर कर दो उस कंपनी में, तो मुझे प्रायोरिटी मिलेगी इंटरव्यू में, ठीक है। वो पहले मेरा इंटरव्यू लेंगे। इससे सामने वाले को क्या फायदा होगा? उसको भी कमीशन मिलेगा जिसने रेफर करा, अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो, ठीक है। तो रेफरल प्रोग्राम्स भी इसमें होते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ। ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो रहती है इंटरनली लोगों को हायर करती है। वो लोग क्या करेंगी कि वो अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे हमारे यहाँ ये ओपनिंग है, आप किसी सुटेबल कैंडिडेट को जानते हो तो आप हमें बताइए, तो हम उसको हायर करें। या फिर हम प्रमोशन लेकर आ जाते हैं कि नीचे की पोस्ट खाली कर देते हैं और ऊपर वापस से हायरार्की बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि छोटी लेवल पे हमें हायर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी जितना एक हाईली क्वालिफाइड इंसान को, स्किल्ड इंसान को हायर करने में परेशानी, चैलेंजेस एक एचआर को फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। आप
मुंह जबानी जब लोगों से किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बातचीत कर रहे हैं बट आप नहीं पेमेंट हो रही है आपको, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ओके, फिर आते हैं हम इसके बाद गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला, गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है? ये गोरिल्ला, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट दैट एनिमल गोरिल्ला, नो नो, लेकिन उसके नेचर से ही डिनोट हुआ है ये नाम गोरिल्ला, तभी तो नाम पड़ा गोरिल्ला। देखो गोरिल्ला मार्केटिंग में क्या होता है, ये अनकन्वेंशनल या क्रिएटिव नेचर के होते हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग होती है इसमें। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बताती हूँ। सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए असामान्य, रचनात्मक और अक्सर कम लागत वाले मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाना। एग्जाम्पल देते हैं फ्लैश मॉब्स, पता है सबको? क्या है आयुष, क्या होता है? यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होता है इसमें फ्लैश मॉब? फ्लैश मॉब का यही होता है कि कोई एक रैंडम इंसान जो है वो क्राउडेड एरिया में चलते हुए आ रहा है और वो या तो परफॉर्म करता है, मतलब कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट डांसिंग, आप गाना भी गा सकते हो और आपके जो आसपास लोग हैं इकट्ठा, है ना, उन्हीं में उसी की टीम के भी लोग रहते हैं, डिस्गाइज में छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, अब क्या, जैसे जैसे वो शुरू होता है तो वो धीरे धीरे एक एक करके ज्वाइन करने लगते हैं और फिर वो एक रिदम में एक साथ मिलके क्या करते हैं, उस चीज को परफॉर्म करते हैं पब्लिक के सामने, क्राउडेड एरिया में। ठीक है, लो कॉस्ट, स्किल्ड, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, है ना, सारी चीजें इसमें आ गई हैं। इससे क्या, वो किसी भी कॉज को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, आखिरी में बैनर लेके आ जाएंगे या गाना उससे रिलेटेड लेकर आ जाएंगे। ये सारी चीजें क्या होती है, इस पर्टिकुलर थिंग में आता है, दैट इज गोरिल्ला मार्केटिंग। मतलब फ्लैश मॉब, गोरिल्ला कैसा एकदम नेचर में होता है, बहुत विशालकायी एकदम, और क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ मस्क्यूलर भी है, तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं मस्क्यूलर, बट गोरिल्ला भी है। चलो ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं यार उसको, समझो तुम क्या कहना चाह रही हो, वो शब्द नहीं आ रहा है। बाहुबली, बाहुबली होता है, बाहुबली होता है, ठीक है, नहीं प्रभावशाली, यस प्रभावशाली। गोरिल्ला जो है वो बहुत प्रभावशाली नेचर का होता है क्योंकि बिग है वो, मतलब उसका साइज बहुत बड़ा है और लोग उससे डरते भी हैं। बट अगर आप कभी कोई वीडियो देखोगे तो गोरिल्ला मदर की वीडियो देखो, दे आर वेरी सॉफ्ट एज वेल बाय हार्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है, गोरिल्ला से डिनोट करके हमने इस मार्केटिंग का नाम दिया है, जहां पर क्रिएटिविटी, फ्लैश मॉब्स, बड़े नंबर में हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे कस्टमर बेस को, ऑडियंसेस को डिलीवर करने के लिए, क्या, हमारे सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स को। ठीक है, street art or public installations that advertise a business, viral online campaigns that generate widespread sharing on social media। कुछ campaigns होते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट करते हैं, है ना, इफ यू अग्री, वो पता नहीं क्या आता है, मैंने तो कभी ये नहीं करी चीज, वो लिखा रहता है उसमें कि आपने इफ हाउ वाज 9 days ऑफ नवरात्रि करके, तो वो नीचे 10.3 के इनने ऐसे 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 बोल, पता नहीं क्या क्या लोगों ने उसको रीपोस्ट किया होता है, पता नहीं क्या है, ये कैंपेन्स रहते हैं, है ना। कभी कभी जो ऐसा वॉर का कैंपेन चल रहा है, वॉर का लिए चल रहा है, तो वो वी सपोर्ट ऐसा करके एक कैंपेन चलता है। ये सारी चीजें क्या है, ये लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, इंगेज करने के लिए किया जाता है, तरीके हैं ये अपनाए जाते हैं। ओके, ये था हमारा गोरिल्ला मार्केटिंग। इसके बाद बाप रे बहुत सारी मार्केटिंग है।
एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगी। बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग क्या होता है? ये टारगेट करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को। जैसे टिकटॉक इन्फ्लुएंस करता है यंग कंज्यूमर्स को। हम यंग लोग जो हैं वो ही टिकटॉक देखते हैं, मम्मी पापा इतना नहीं देखते। उनको क्या है ये नाच रहा है, तो वो बोल देंगे क्या कर रहा है ये। नहीं मतलब एक्सेप्शनल्स रहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, बट मैं बता रही हूँ आप लोगों को उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, यंग माइंड्स। उनका काम है उनको इन्फ्लुएंस करना। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, वो डायरेक्ट उसमें कोई से प्रोडक्ट के बारे में बोल देंगे टिकटॉक में। अगेन यंग माइंड्स को इनने इन्फ्लुएंस करा उस पर्टिकुलर टिकटॉक में, ठीक है। तो दिस वाज बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग। फिर इसके ऊपर एक और है एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग। एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एंगेजमेंट मार्केटिंग। लिखूं? लिख लो यार, विश्वास नहीं है मेरे को तुम पे। एंगेजमेंट मार्केटिंग, ठीक है। एंगेजमेंट मार्केटिंग में क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि हम इसमें कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो ब्रांड से कम्युनिकेट कर सके डायरेक्टली। एग्जाम्पल लेते हैं पॉपअप शोज वेयर कस्टमर्स कैन ट्राई प्रोडक्ट्स इन अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट। या फिर हम आपने महाकाल लोग गए होंगे, है ना, वहां पर वीआर सेट्स होता है ना। तो वो क्या आपको डेमो देते हैं 30 सेकंड का, है ना। ये क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाया उन्होंने आपसे। उनकी कंपनी है, भोपाल में है वो कंपनी, आई नो दैट, हमने बात करी थी, हमें बड़ा मजा आता है ये सब चीजों में। तो क्या अब वो भोपाल में है लेकिन वो कंपनी यहाँ पर आई है अपना प्रोडक्ट लेकर, वो आपको डेमो दे रही है, आपको इंटरेक्ट करने का मौका दे रही है, एक कस्टमर को इंटरेक्ट करने का मौका दे रही है उनके प्रोडक्ट से। तो वो 30 सेकंड के लिए वो गियर पहनाते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखो ऐसा दिखेगा, तुरंत निकाल लेते हैं। आपको करना है आगे कि नहीं ये बताओ। हम तो अरे यही तो देखना था क्या था वी जुगाड़ू पीपल। बट जिनको इन रियल ये चीजें एक्सपीरियंस करनी होती है, दे गो एंड एक्सपीरियंस दिस थिंग एंड दे पे फॉर दैट। एंड सच्ची में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये, ऐसा लगता है कि हम वहीं पर हैं। तो ये क्या हुआ, उन्होंने अपने ब्रांड को डायरेक्टली प्रमोट करा बाय इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स डायरेक्टली। वो ये नहीं बता रहे एक वीडियो में दिखा रहे, वो भी चल रहा है, एक पीपीटी चल रहा है साथ साथ में कि वीआर सेट्स पे ऐसा दिखता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप रियली उस पर्टिकुलर सिचुएशन या मतलब एक एरिया में प्रेजेंट हो, है ना। ये चीजें भी बताई जाती है, ये बट मुंह से बताई जाती है। बट जब आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो, उसको खुद लेकर एक्सपीरियंस करके डेमो ले रहे हो, एंड देन आप उसके बाद में अपना डिसीजन लेते हो कि मुझे इस चीज को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, दैट इज नोन एज इन एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग और एंगेजमेंट मार्केटिंग। ठीक, क्लियर है। फिर इसके बाद हमने B2B पढ़ा, क्या B2C पढ़ा हमने। एक है B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। लिंक्डइन सबको पता है। लिंक्डइन में क्या होता है, एक बिजनेस कम्युनिकेट कर रहा है लिंक्डइन के थ्रू अपने प्रोफेशनल्स से। क्लियर है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जॉब्स के बारे में पोस्ट किया जाता है, कंपनीज पोस्ट करती है, एचआरस पोस्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो भी पोस्ट करते हैं, एचआर फ्रीलांसर्स जो भी है। ये क्या है, कोई कंपनी एक मीडियम को यूज करके प्रोफेशनल्स के पास रीच कर रही है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। लिंक्डइन भी एक बिजनेस है कि नहीं। जैसे इंस्टाग्राम मैंने बताया आपको कि सेलिब्रिटी अगर पर्सनल लाइफ भी पोस्ट कर रहा है तो इंस्टाग्राम उसको पैसा दे रहा है, क्योंकि लोगों की इंगेजमेंट इंस्टाग्राम से ज्यादा बढ़ी। तो वैसे ही प्रोफेशनल्स जब इंगेज होते हैं लिंक्डइन पे, तो वो भी एक, लिंक्डइन भी तो एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस प्लेटफॉर्म ही है एक तरह से, है ना। वो भी तो पैसे ही बनाने के लिए बैठा है, ऐसी थोड़ी ना है।
तो जो दूसरी कंपनीज रहती है और लिंक्डइन रहते हैं वो साथ में कोलैबोरेट करके बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, अवेयर करते हैं जॉब ओपनिंग्स के बारे में, एंड दैट कम्स अंडर B2B मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। क्लियर है? जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को इन्वॉल्व करता है मार्केटिंग पर्पस के लिए, अपने एंड प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, दैट इज नोन एज B2B मार्केटिंग। क्लियर? फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, वही चीज है। B2B हो गया, B2C हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, गोरिल्ला हो गया, और डायरेक्ट मार्केटिंग वही है, ईमेल, SMS, मैसेजेस, टेलीमार्केटिंग, ये सब चीजें जो रहती है लोगों तक पहुंचा देना, इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, मेकिंग अ परचेस, सिंगिंग अप फॉर अ सर्विस, ये सब चीजें आती है पर्टिकुलर डायरेक्ट मार्केटिंग में। एक होता है कॉज मार्केटिंग, कॉज मार्केटिंग, CAUSE, कॉज। कॉज मार्केटिंग में क्या हो सकता है? कॉज, दैट इज कॉज मार्केटिंग का क्या हो सकता है? किसी कॉज से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी कारण से रिलेटेड। कारण मतलब वो सोसाइटी का रिलेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। कारण ये चीज कि कोई अच्छा चैरिटी वर्क हो रहा है, उसके लिए कैंपेन्स रन कर देना। हमने देखा है कि चामुंडा पे एक एरिया बना रखा है जहाँ पर आप लोग अपने कपड़े जाके रख दो, पुराने लोग जाके ले लेते हैं जिनको जरूरत रहती है। ये क्या है? कॉज है। कैंपेन्स चलाए गए थे शुरू में, लोगों को अवेयर किया गया था इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कि ऐसा होता है अपनी सिटी में और आप लोगों को करना चाहिए। ये कॉज कैंपेन्स, कॉज मार्केटिंग, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मोटिव या फिर किसी का कुछ एम है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको अवेयर करना है, तो दैट कम्स अंडर कॉज मार्केटिंग। ये सोशल कॉजेस के ऊपर बेस्ड होता है ज्यादातर। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, फंड्स रेज करना किसी गरीब के लिए, किसी को अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उससे उसके फंड्स रेज करना, ये सब चीजें कॉज मार्केटिंग होता है। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक सर थे, उनकी कोविड में उनकी वाइफ बहुत बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब फिजिकली वो हो गया था, उनको दिक्कत हो गई थी, पूरा पैसा लग गया था, उनकी प्रॉपर्टी बिक गई, फिर भी मैम सही नहीं हुए थे, पैसे की कमी थी। तो हम लोगों ने कैंपेन चलाया ऑनलाइन, हम लोगों ने एक प्रॉपर लिखा कंटेंट कि वी नीड मनी, और एक हमने QR कोड और सारा जो होता है वो सब चीज़ें बनाई, ठीक है। अब उसमें पैसे हमने उसको प्रमोट करना था, क्योंकि फ्रेंड्स में कितने ही प्रमोट करेंगे, हमें तो मास रीच चाहिए ना लोगों से। तो हमने जो ऐसे पेजेस होते हैं उनसे बात करी, उनको DM करा हमने डायरेक्ट कि वी आर रेजिंग फंड्स फॉर दिस कॉज, हमें हेल्थ से रिलेटेड कॉज एक है, हमें ज़रूरत है पैसों की, वी हैव सोल्ड आउट ऑल द प्रॉपर्टी बट स्टिल वी आर लैकिंग सम फंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे उस चीज़ को पोस्ट करा, रीच बढ़ी, एंड उससे हमें वाकई में पैसे आए, लगभग लाख में, ठीक है। ये क्या था? कॉज था, कॉज मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग ही हुई, लोगों तक पहुंचा मैंने, ये मार्केटिंग ही है ना, लेकिन किसी मकसद से, ठीक है। दैट इज कॉज मार्केटिंग। क्लियर है एवरीवन? एंड दिस वाज अ रियल स्टोरी, ओके। सो मार्केटिंग ओवर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, इसमें किसी को कोई डाउट? अभी पूछो। एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंट कौन बताएगा? अभी पढ़ा ना आप लोगों ने, बताओ। अभी डाउट नहीं आया ना सबको? बताओ। हम अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को एक उसको प्रेरित करना कि मेरा एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के साथ, इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ या फर्म के साथ ऐसा
या फिर वो अच्छा है तो उसके लिए अगर उसको भी उस चीज की जरूरत है उसको प्रमोशन करना उस जैसे मैंने आपको अभी VR सेट का एक एग्जांपल दिया था, महाकाल लोक का, है ना। तो उन्होंने डेमो दिया, आपने इसमें डायरेक्ट कस्टमर्स जो रहते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ब्रांड से। जैसे कभी कभी कुछ होता है, कोई कॉस्मेटिक ब्रांड्स आते हैं तो वो प्रमोशन चाहते हैं उसका, तो वो ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक इवेंट कंडक्ट करते हैं और उसमें बुलाते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को देखिए लगा के। तो वो क्या फिर लगाते हैं और फिर बोलते हैं अरे बहुत अच्छा। लॉरियल का बहुत होता है ऐसा ऐसा, मतलब फैशन वीक्स भी होते हैं। ये सब क्या है, सारी चीज़ें प्रमोट करने के लिए यूज होती है। इंगेज कर रहे हैं, वो लोगों को अपने प्रति एक जुड़ाव मेंटेन करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। जैसे इसमें भी यही लिखा है कि वो अलाउ कर रहे हैं इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, creating immersive experiences that allow customers to interact with brand in a tangible way। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो किसी ग्राहकों को किसी ब्रांड के साथ ठोस तरीके से इंटरेक्ट करने के लिए समावेशी अनुभव करने से संबंधित है ये सारी चीजें। मतलब एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि हम किस तरीके से सामने वाले का एक्सपीरियंस इतना अच्छा कर दें और इतना अच्छा इंटरैक्टिव करें कि वो उससे सेटिस्फाई होके हमारा डिसीजन ऐसा, उसका डिसीजन ऐसा ले कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस का वो कंज्यूमर बन जाए। ऐसा VR सेट्स डेमो इस तरीके से बनाए गए हैं, इतना रियलिस्टिक बनाया गया है महाकाल लोक में कि आपको लगता है कि एक बार तो हम उसको एक्सपीरियंस करें, लगा के तो देखें कैसा लग रहा है। मट्ठेगिरी वाला काम नहीं है, जुगाड़ू वाला काम नहीं है कि हमने 30 सेकंड देख लिया और बस सेटिस्फाई। यहाँ पर उनका विजन अलग है, उनका अलग है विजन, ठीक है। वो ये चाह रहे हैं कि हमने जो डेमो दिया है 30 सेकंड 20 सेकंड का, उससे हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कंज्यूमर में बदल जाए, ठीक है। वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करा उसने कस्टमर से, ओके। जो एक अटेंडी होता है वहां पर, वो खुद पूछता है सही से लगा है, सही से दिख रहा है। मैंने जब देखा तो पीपल वर एक्सपीरियंसिंग, लाइक उनको सच्ची में, एक बच्चा था 12 साल का, वो लगा के बैठा हुआ था, है ना। मैंने नहीं लगाया था, मैं मेरे रिलेटिव्स के साथ थी, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी। तो वो लड़का बच्चा इतना एक्साइटेड था उस चीज के लिए, इतना ज्यादा एक्साइटेड था। उसने जब लगाया, उसको बार बार उससे पूछ रहे थे दिख रहा है, तो वो प्रॉपर ऐसे कर रहा था, है ना, ऐसे इशारे कर रहा था। फिर जब वो आरती होती है तो ही वॉज क्लैपिंग इन रियल, वो सच्ची में तालियां बजा रहा था। एंड ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज लाइक अपने हाथों का मूवमेंट कर रहा था। एंड मुझे उसको देख के खुशी हो रही थी कि उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। अब देखो, उसको देख के मैं खुश हुई हूँ यहाँ पर, तो मुझे लगेगा नेक्स्ट टाइम कि मैं भी एक बार ट्राई तो करूं, ठीक है। ये डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ एक ब्रांड का एक कंज्यूमर से। क्लियर है? कोई डाउट और किसी को? तुम डाउट नहीं पूछते हो ना, मेरे को डाउट हो जाता है तुम पे कि मैं या तो इतना गंदा पढ़ा रही हूँ या तो अच्छा पढ़ा रही हूँ, दोनों में से कुछ एक ही होगा। अब ये तुम बताओ क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ, तुम मिल, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, बताओ, यही बचा था अब। ओके, अब हम एक लास्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं, दैट इज नेटवर्किंग। ओहो, नेटवर्किंग बहुत इजी चीज है, सबको पता है क्या होता है नेटवर्किंग। सैटेलाइट नेटवर्क, उसकी बात नहीं कर रहे जो मुंडे हिला रहे हो। क्या होता है नेटवर्किंग? हम एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? जुड़ाव और संपर्क करना, वेरी गुड। और
अरे बाप रे, नाउ द टर्म हैज बीन यूज, व्यापारिक संबंध यूज करना या फिर स्थापित करना। जी जी समझ, जी समझ, आपकी भावनाएं बहुत जल्दी समझ जाती होगा, पर भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें सही तरीके से, क्योंकि शब्द ही लिखने हैं हमें, भावनाएं नहीं दिखानी है आंसर में, है ना। सबके लिए है ये, इट इज नॉट ओनली फॉर हिम, एटलीस्ट ही इज एक्सप्रेसिंग, अपन तो बोल भी नहीं रहे, ठीक है, तो बोलो। थोड़ा सा पीयर प्रेशर है क्या ये लोगों के कारण, ऐसा है क्या? वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। फ्यूचर में आप लोग हजारों लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करो। और कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होता है सबको पता है, बहुत तौर तरीके हैं, प्लीज अपनाइए वो चीज। ओके, चलिए बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में, ठीक है, उद्यमिता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसमें ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होती है, रणनीति होती है। काय की रणनीति होती है? एक बिल्ड करने की और नर्चर करने की रिलेशनशिप्स को, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, हम नई रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, नींव रख रहे हैं, और जो बनी हुई है उसको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम इसको एक टर्म के मतलब एक पूरी डेफिनेशन के लिए पढ़े तो नेटवर्किंग इज द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स with individuals, organizations, groups that can provide value to a business. एक बार और बोलती हूं मैं, उद्यमिता के संदर्भ में नेटवर्किंग व्यक्तियों, संगठनों या समूहों के साथ संबंध बनाने और उन्हें पोषित करने की रणनीति प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय के लिए मूल्य प्रदान करती है। अब क्लियर है? वो देखो उसकी आईब्रोज यूं सी हो गई, क्या बोल दिया इन्हें उर्दू में। इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, रणनीतिक जिसको हम बोलते हैं प्रक्रिया है, रणनीतिक प्रक्रिया। जब हम कोई नई रिलेशनशिप संबंध स्टैब्लिश कर रहे हैं, संबंध किन से होता है? एक कस्टमर से, बिजनेस से, इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से, ग्रुप ऑफ पीपल से। जब हम संबंध बनाते हैं या फिर बना हुआ संबंध है तो उसको और मजबूत करते हैं, दैट इज नोन एज नेटवर्किंग। अब क्लियर है? क्लियर है लड़कियों? पक्का पूछूंगी मैं अब, ठीक है। नेटवर्किंग जो रहती है, एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं, दे लेवरेज दीज रिलेशनशिप्स टू एनहांस द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ देयर वेंचर्स। मतलब क्या बोला इन्होंने, उद्यमी जो हैं ये इस तरीके की नेटवर्किंग का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं ताकि उनका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। नेटवर्किंग इज द बेस्ट और द मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है किसी भी बिजनेस का। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई बंदा अगर HDFC में वर्क कर रहा है, सेल्स में, इंश्योरेंस वाला पार्ट वाला जो है उसमें कर रहा है, तो वो HDFC से छोड़कर एक्सिस में जा रहा है, तो उसने जो नेटवर्क बना रखा है अपना HDFC के लिए प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, वो सीधा सीधा उठा के दूसरी बैंक में ले जाएगा, दैट इज एक्सिस बैंक। तो आप सोचिए किसी भी बैंक या फिर किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग, जो कंपनीज होती है, उस पर्टिकुलर इंसान को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तुम रुक जाओ, तुम्हारी डिमांड्स क्या है हमें बताओ, तुम्हारी, फिर आखिरी में आते हैं ठीक है भैया तुम्हारी बातें मान लेंगे। ये धमकियां होती है कॉर्पोरेट्स में पैसा बढ़ाने के, सब यूज करते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें, बिकॉज यू नो द वर्थ ऑफ योर सेल्फ, सो लेट देम ऑल्सो नो योर वर्थ, ठीक है, मेरा तो यही मानना है। इट इन्वॉल्व्स purposeful interaction with people inside and outside of one's industry to foster mutual benefits.
इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी मोटिव के साथ ही नेटवर्किंग कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ या कोई कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो अपना रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहा है, तो दोनों का एक कॉमन म्यूचुअल बेनिफिट होगा तो ही वो साथ में बात कर रहे हैं, तो ही उनका कोई वो कॉमन गोल होगा उसको अचीव करना होगा, तो ही एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों का क्या हो सकता है इंटरेक्शन करने का गोल, म्यूचुअल बेनिफिट क्या हो सकता है? सेल्स पर्सन का ये है कि उसको उसका प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट उसका एक मेन गोल है। वेरएज जो सामने वाला जिससे मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ, जिससे बातचीत कर रही हूँ, अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रही हूँ, उसका होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करना। तो यहाँ पर कॉमन चीज क्या आ गई? प्रोडक्ट, है ना। तो जब जब म्यूचुअल बेनिफिट्स को हमें ध्यान में रख के बातचीत या फिर इंटरेक्शन या फिर रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं, दैट इज नेटवर्किंग। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं नेटवर्किंग के, वो देख लेते हैं हम। पहला है म्यूचुअल बेनिफिट, जैसा मैंने अभी बताया था। म्यूचुअल बेनिफिट में रेसिप्रोसिटी जो होता है, रेसिप्रोसिटी क्या होता है? पहले तो म्यूचुअल बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? यस, शुभ लाभ वाला लाभ। ठीक, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। इसका पहला पार्ट जो होता है दैट इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, ये कौन है भाई? इसको बोलते हैं हिंदी में पारस्परिकता। एक सक्सेसफुल नेटवर्क जो रहता है वो गिव एंड टेक पॉलिसी पे चलता है। गिव एंड टेक पॉलिसी, अरे यार ये कौन है? सॉरी, मोबाइल में कुछ हुआ तो इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी की बात कर रहे हैं। ये गिव एंड टेक रूल पे चलता है, पॉलिसी पे चलता है। गिव एंड टेक क्या होता है? जब दोनों पक्ष रेसिप्रोकेट करते हैं बराबरी से मतलब एक दूसरे रिएक्ट करते हैं, है ना। अगर मैंने कुछ बोला तो आप लोग भी रिएक्ट करोगे, या आप लोग कुछ बोलोगे तो मैं भी रिएक्ट करूंगी। जैसे अभी हुआ, अभी मेरे मोबाइल में कुछ हुआ तो मैं रिएक्ट करी, और मतलब इंटेंशनली नहीं करा, डिफॉल्ट हुआ रिएक्ट। ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, वो जानबूझकर करा था मैंने। तो ये क्या है? ये सारी चीजें रेसिप्रोकेशन की बात हो रही है। हम जब रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक सफल नेटवर्क जो रहता है वो एक लेन देन के सिद्धांत पर आधारित रहता है। ठीक है, दोनों पक्षों को इस रिश्ते का लाभ होता है, दोनों पक्षों को। अगर मैं कुछ आपको दे रही हूं तो आपको भी उस चीज से लाभ है, और मुझे भी उस चीज से लाभ है। मुझे क्या लाभ हुआ है आपको पढ़ाई करवा के? क्या लाभ हुआ मुझे भाई? पैसे तो सेकेंडरी है। बिल्कुल, कल को तुम IAS IPS बनोगे तो आई विल फील प्राउड कि आई टॉट दीज किड्स, एंड मैं अपने फ्यूचर आने वाली जनरेशन को बताऊंगी कि आई वॉज द पर्सन जो आपको मैंने मतलब पढ़ाया है, isn't it? तो आई विल, दैट प्राइड मोमेंट विल बी देयर फॉर मी। एक मैं चौड़ में चलूंगी, वो बात रहेगी, है ना। तो सबको लगता है ये चीज। फिर अब तो सही में हुआ मेरे मोबाइल में, मेरी हिंदी सुधरी, मेरी हिंदी। हाँ भाई, मेरे को ये वर्ड्स नहीं पता थे। म्यूचुअल बेनिफिट्स मैं यही बोलती थी, मुझे नहीं पता था कि पारस्परिकता बोलते हैं इसको। सी, तो ये क्या है?
लेन देन का काम। एक लेन देन जब रेसिप्रोकेट होता है, नेटवर्किंग में भी वही चीज होता है कि जब दो लोग साथ में बातचीत कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों का उसका क्या होगा, एक बेनिफिट होगा, कॉमन बेनिफिट रहेगा दोनों का। ठीक है, मैं आपको अगर लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ तो आपका नॉलेज इनहेंस हो रहा है, साथ साथ में मेरा भी नॉलेज इनहेंस हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ के आ रही हूँ या फिर आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, मैं कभी कभी ऐसे रैंडमली बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं मैं वो यहीं पर फ्रेम करती हूँ, स्पॉन्टेनियस होते हैं वो। मैं सिचुएशंस जानबूझकर ऐसी बनाती हूँ कि मैं आपको उससे रिलेट करके बताऊं कि देखो ऐसा हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुई मैं, ये चीज मैं जानबूझकर करती हूँ। हर स्टोरी के पीछे कुछ मेरा मोटिव रहता है, ये मैंने स्टार्टिंग से बोला है। तो यही चीज है कि आप जब भी कुछ नेटवर्किंग में जाते हैं तो लेन देन के पॉलिसी के ऊपर ये काम होता है, रेसिप्रोकेसी। या फिर अब इसके बाद आता है एक और इसी का पार्ट, दैट इज ऑफरिंग वैल्यूज। ऑफरिंग वैल्यूज, ऑफरिंग वैल्यूज मतलब मूल्य प्रदान करना। ये मूल्य किस बात का, पैसे वाला मूल्य नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैल्यूज मतलब कि आप किसी रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बिल्डअप करना। आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट है, मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है, ये हमारी रिलेशनशिप बिल्ड हुई है ट्रस्ट के बेसिस पे। हम जितनी ज्यादा क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितना आपको मुझे पहली क्लास पे मेरे पे इतना विश्वास था, क्या वो उतने ही लेवल का विश्वास अभी भी बना हुआ है कि उससे ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? ज्यादा ही हुआ होगा यार, ऐसा इतनी तो बुरी नहीं हूं मैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी चीज की कि जब जब कोई हम लोग रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहे हैं, नेटवर्किंग स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो आप ट्रस्ट के बेसिस पे करते हो, वो इंक्रीज होती है और आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और होता है। ठीक है, ये था एक एलिमेंट। फिर उसके बाद आते हैं एक और एलिमेंट पे जिसका नाम है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वास और विश्वसनीयता, है ना। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इसका पहला पार्ट होता है बिल्डिंग ट्रस्ट। कैसे आप वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। नेटवर्किंग में ट्रस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हम बोल सकते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का। ठीक है, हम नींव कह सकते हैं, अगर हिंदी में और बोले तो एक नींव है वो, किस चीज की, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को स्टैब्लिश या बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। अब वो ट्रस्ट कैसे होता है, वो टाइम से होता है, धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर होता है। बीइंग रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट, आप अपने कस्टमर्स या जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे हो, एक बिजनेस ओनर जो है वो अपने कस्टमर से रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहा है तो वो ज्यादा क्या करेगा, तो वो ज्यादा क्या करेगा, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप ट्रांसपेरेंसी रख पाओगे, पारदर्शिता रखोगे, है ना, तो ही ट्रस्ट होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर मैं आप लोगों के बीच में पारदर्शिता रख रही हूँ कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम, मैंने ये भी बोला कि हम क्लास के बाद कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे, तो ये क्या है, पारदर्शिता मैं मेंटेन कर रही हूँ कि आपको जब जब जरूरत पड़ेगी आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना, ये किसी भी एक नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, फिर इसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी ये ट्रस्ट के लिए था, और क्रेडिबिलिटी देखो, ट्रस्ट होता है विश्वास और क्रेडिबिलिटी होती है विश्वसनीयता। क्लियर है ना। क्रेडिबिलिटी जो रहता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनलिज्म एस्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी इन द नेटवर्क, मतलब विशेषज्ञता और पेशेवर दृष्टिकोण से नेटवर्क में विश्वसनीयता स्थापित होती है। आया समझ, क्या है? बताओ, कोई प्रोफेशनल अगर आपको किसी चीज के बारे में बोल रहा है तो आप ज्यादा उस पर ट्रस्ट करोगे इंस्टेड ऑफ नूब के, है ना। लेमन लैंग्वेज में समझाया मैंने, बहुत जनरल लैंग्वेज में बताया मैंने।
दैट इज किसी नए नौसिखिया इंसान से बात कर रहे हो आप, वो आपको कुछ आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज, पर्सनल पोर्टफोलियोज के बारे में राय दे रहा है, आप उस पर इतना विश्वास नहीं करोगे जितना आप किसी एक प्रोफेशनल के ऊपर करोगे जो सालों से वही काम करता आ रहा है, या उसके पास वो डिग्री है जिसने पढ़ाई कर रखी है उस चीज के बारे में। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रोफेशनलिज्म जो है वो अफेक्ट करती है किसी भी नेटवर्क को या स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग नॉट ट्रांजैक्शनल, जो ट्रांजैक्शनल नहीं होती है। लॉन्ग टर्म फोकस, नेटवर्किंग शुड फोकस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स देन शॉर्ट टर्म गेन्स। नेटवर्क्स जो रहते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग वो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, उनको शॉर्ट टर्म नहीं। लड़कियों को रिलेशनशिप में आना है तो वो शादी के लिए डेट कर रही है, ऐसा बोला जाता है। अब वो कितनी सच्चाई है वो तो वही जाने, है ना। तो यहाँ पर हम उस चीज की बात नहीं कर रहे, वो तो मस्ती के लिए बोला मैंने। रिलेशनशिप बिल्डिंग यहाँ पर किसी हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। यहाँ पर कोई भी अगर नेटवर्क सेट हो रहा है तो वो लॉन्ग लास्टिंग सोचते हैं करने को, आगे बढ़ा के रखने के लिए, सालों साल तक चलाए रखने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचेगा। अगर आप में कोई रिलेशनशिप किसी से बातचीत कर रहे हो या आप कस्टमर से अपनी बना के रखना चाहते हो तो उसकी बातें आप भी मानोगे और कहीं कहीं वो कस्टमर भी आपकी बात मानेगा, तब जाके वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं होगा। तो ये इसका मेन पार्ट यही होता है कि लॉन्ग लास्टिंग। फिर दूसरा आता है पर्सनल कनेक्शन। आप जैसे कोई शॉप पे जाते हो, है ना, तो आपका और उस शॉपकीपर का, अगर आप फ्रिक्वेंटली उसके यहाँ विजिट कर रहे हो, बार बार आप उसके यहाँ जाते हो, तो आप में और एक उस पर्टिकुलर शॉपकीपर में एक कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन सेटअप होता है ना, तो ही जाके आप लोग उसके यहाँ बार बार जाना पसंद करते हो। व्यक्तिगत संबंध स्टैब्लिश होता है। पीपल इंगेज बेटर विद दोज दे फील पर्सनली कनेक्टेड टू। अगर आपको वो शॉपकीपर से आप पर्सनली कनेक्टेड फील कर रहे हो तो ही आप उसके यहाँ बार बार जाओगे। अगर वो आपसे रूडली बात कर रहा है या कुछ ऐसे तौर तरीके या ऐसी स्ट्रेटेजीज अपना रहा है मार्केटिंग की जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसके कस्टमर फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं रहोगे, इतना बार बार उसके यहाँ विजिट नहीं करोगे, आपका नेटवर्क नहीं बनेगा वहां पर। तो सबसे बड़ी चीज किसी भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योर की होती है उसकी जुबान, वो किस तरीके की जुबान यूज कर रहा है। क्लियर है? ऐसा मेरी मदर बोलती हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, पैसा मुझे दूसरी जगह भी देना है, मैं वहां से भी खरीद लूंगी, पैसा यहाँ पर भी मैं दूंगी, पर बात करने का तरीका अलग होता है ऐसा। तो अगर आप अच्छे से बात करोगे तो ही मैं आपके यहाँ से खरीदूंगी, वरना मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। कस्टमर टूट जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश होगी इन दोनों के बीच। क्लियर है? सो रिलेशनशिप बिल्डिंग। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर मैसेजिंग और एक्टिव लिसनिंग। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई सी नेटवर्क बनाना चाह रहे हो, किसी से स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, तो आपको उसकी भी सुननी पड़ेगी और अपना मैसेज जो है उसको क्लियरली कन्वे करना पड़ेगा, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। वो बोल रहा है आम और हम सुन रहे हैं इमली, ये काम नहीं चलेगा, वरना सामने वाला क्या सोचेगा, ये अभी ही अटेंटिव नहीं है इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, तो ये कंपनी कैसी होगी, जज करने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? कम्युनिकेटिंग योर बिजनेस गोल्स क्लियरली टू मेक अदर अंडरस्टैंड योर विजन। आपको क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर मैसेजिंग करनी पड़ेगी। आपका क्या गोल है, आपकी कंपनी का क्या गोल है, आपकी कंपनी का क्या विजन है, कंपनी का क्या ग्रोथ रेट है, ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को, तब जाके उसको कुछ हद तक वो इन्फ्लुएंस होगा, कुछ हद तक उसको इंटरेस्ट आएगा कि ओके ये कंपनी स्टैब्लिश है,
ये कुछ इस बड़ा सोच रखती है, ठीक है। वरना जो हवा में पुल बांधते हैं हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, isn't it? कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत फेंकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हाथ भर गया हमारा लपेटते लपेटते, है ना, यही बोला जाता है। तो वो अगर कल को कुछ और भी रियल भी बोलता है तो हम इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते उस पर। शेर आया शेर आया, ख्यालों का शीश महल। वही चीज, ख्यालों का शीश महल। तो ये सारी क्लियर मैसेजिंग करना बहुत जरूरी है। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग टू अदर्स नीड्स एंड गोल्स हेल्प आइडेंटिफाई म्यूचुअल बेनिफिट्स। अगर मैं आप लोगों की बात नहीं सुनूंगी सही तरीके से, है ना, और ना आप मेरी बात सुनोगे, तो क्या हम एक म्यूचुअल बेनिफिट अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मुझे भी आप लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, आप लोगों को भी मेरी सुननी पड़ेगी। मैं सुनती हूँ आप लोगों की, आप लोगों को भी मेरी, मैं तो बोलती ही हूँ लगातार 2 घंटे, तो वो तो सुनते ही हो। सो दिस इज एक्टिव लिसनिंग। फिर इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी एंड एंगेजमेंट, एलिमेंट्स में है। कंसिस्टेंसी एंड एंगेजमेंट्स, कंसिस्टेंसी एंड एंगेजमेंट को हम बोलते हैं निरंतरता और जुड़ाव। पहला इसमें आता है फॉलो अप्स एंड कंटिन्यूड कॉन्टैक्ट। रेगुलर फॉलो अप लेना बहुत जरूरी होता है किसी भी मार्केटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को डायरेक्ट कॉलिंग की है या कोल्ड कॉलिंग की है मुझे लग रहा है कि सामने वाला इंटरेस्टेड हो सकता है, ये पोटेंशियल बायर है, मेरा पोटेंशियल लीड है, ठीक है, तो क्या होगा इससे, मैं उसका नाम अलग से हाईलाइट करके अपने पास रखूंगी, फिर मैं 2 दिन बाद वापस से उसको कॉल करूंगी। फॉलो अप लेना कि भाई आपसे मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, तब आपने इंटरेस्ट शो करा था, अब आपका क्या डिसीजन है, अब आप क्या सोचते हैं, आप लेना चाह रहे हैं हमारा प्रोडक्ट कि नहीं। ये होता है फॉलो अप लेना। नेटवर्क सेट करने के लिए फॉलो अप लेना, फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हर एक मार्केटिंग वाला करता है। फिर ऑन गोइंग पार्टिसिपेशन, इसी का पार्ट है, लिख लो अगर लिखना है तो। कंसिस्टेंटली अटेंडिंग इवेंट्स और स्टेइंग एंगेज्ड कीप्स रिलेशनशिप एक्टिव। हम लिखो यार, मेरे से बोल दिया करो। ऑन गोइंग पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निरंतर भागीदारी। मतलब क्या हुआ इसका, अगर कुछ इवेंट्स होते हैं या फिर कुछ भी कंपनी सेमिनार्स वर्कशॉप्स कुछ भी कंडक्ट करा रही है, तो हम उसको बार बार लगातार उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि जिनसे हमने रिलेशनशिप्स बना रखी है वो ताजा रहे। जैसे समाज का सम्मेलन होता है, लोग जाते हैं, है ना, बार बार जाते हैं, महीनों में या फिर सालों में होता होगा 2-3 बार, ठीक है, तो पूरा समाज उस टाइम पे इकट्ठा होता है, सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। जो नया जुड़ा होता है उससे भी बातचीत की जाती है, तो अगली बार से नया वाला वापस से आएगा, वो पार्टिसिपेट करेगा उस सम्मेलन में और लोगों से वापस से बातचीत करेगा, ताजगी बनाए रखने के लिए, है ना, वो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने के लिए। वही बिजनेस में भी होता है, बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स वर्कशॉप्स इवेंट्स ये सारी चीजें कंडक्ट की जाती है, तो उसमें रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करो। उसको काय के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम अपनी रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसको ताज़ा रखने के लिए, रिफ्रेश रखने के लिए, वरना जाले लग जाएंगे। तो हम मिले थे आपसे कभी, ऐसा बोलेंगे तो वो चीज़ फिर जितना पहले हमने एफर्ट्स करे थे उस चीज़ को स्टैब्लिश करने में, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑनगोइंग पार्टिसिपेशन। आफ्टर दैट हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे।